हाँ जी, चलिए, है ना? तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना? ये जो है जी। आप लोगों के जो क्वेश्चन गलत हुए होंगे ना, आप लोग जो है ना आराम से बताइएगा, है ना? जैसे देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उनके माइंड में क्या चल रहा था, मतलब कि उनके माइंड में ये चारों में से कौन सा चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बताइए, ये किसका किसका गलत है? आई थिंक किसी का गलत नहीं है ना? यस सर। नहीं। ये सब का इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। नहीं। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब मेरे को आप लोग इसका एक सिंपल सा आंसर बताइए कि इसका आंसर प्रियम्बल क्यों होगा? कोई इसका वैलिड रीजन क्या है कि प्रियम्बल ये आंसर क्यों होगा? आप लोगों ने आंसर पढ़ा होगा ना? यस। हाँ, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब नेहरू ने जब दिया था, हाँ हाँ, तो उसी को बना दिया गया था ना, प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल से रिलेट करता है ना भैया? सॉरी सर। हाँ, कोई नहीं, देखिए देखिए, हाँ ठीक है, मतलब आप लोगों के पास नॉलेज है। देखिए देखिए इसका, देखिए, जानते क्या है, हर चीज़ के पीछे रीजन जानना क्यों जरूरी है। स्क्रीन दिख रही है आपको? देखिए, हर चीज़ के पीछे रीजन जानना क्यों जरूरी है। इसलिए क्योंकि अब यूपीएससी जो है ना एक टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है। वो क्या करता है ना, देता है रीजन, मतलब असर्शन और रीजन देते हैं, दो स्टेटमेंट देता है, फिर बताता है कि ये उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए क्या है ना कि आपको हर चीज़ के पीछे एक वैलिड जो है ना रीजन पता होना चाहिए। अब समझ गए क्या जो बोलना चाहता हूँ? अब देखिए यूपीएससी ऐसा पूछेगा कि जो है ना प्रियम्बल जो है ना रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 में देगा, ऐसा देगा वो कि बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब बताइए, क्या सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? यस। आप बताइए मोनिका। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब अब मतलब कि उद्देश्य, हाँ, जो ला गया था ना ऑब्जेक्टिव, हाँ वही वो वाला। तो क्या हाँ, कर रहा है, मतलब कि ये जो सेकंड वाला है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को? फर्स्ट वाला क्या था कि जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे ना उनके माइंड में जो है ना रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल। मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल पर बेस है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसलिए अब बताइए, क्या सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका आंसर बताना है। देख, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, मतलब थोड़ा सा आपको जो है ना बहुत क्रिटिकल होना है। एक्चुअली ये गलत है, रिलेट नहीं कर रहा है। हाँ, जानते इसका आंसर क्या है बेसिकली? इसका आंसर बेसिकली ये है ना कि देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ये दिया कि जो है ना प्रियम्बल जो है ना ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन ये दे रहा है क्योंकि प्रियम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को डिस्क्राइब करता है। जैसे इसमें जो है ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, ऑब्जेक्टिव है ना, और ये सब है ना, जो है ना नेचर, जैसे कि जो है ना विद द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा है ना पूरा प्रियम्बल। तो वो जो है ना ये इसका एक्चुअली रीजन है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिंक है, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि जो है ना माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसके रिफ्लेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि देखिए, मतलब थोड़ी सी स्ट्रीम हो गया ना ये, मतलब उसी के बेस पर बना है ऐसा। हाँ हाँ, ये है। देखिए, कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए मैं आपको क्या है ना कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उससे हट के कुछ चीज़ बताऊंगा ताकि आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करे। तो ये तो आई थिंक आप लोगों का सबका सही था, ठीक ना? तो हम मुझे डाउट है। हाँ, पूछिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल से रिलेट नहीं करता है।
करता है, वो सही स्टेटमेंट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना कि क्यों जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ये, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना ये। समझ में नहीं आया क्या? फिर समझाऊं? तो हाँ, एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो है कि देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे साइक्लोन, साइक्लोन पढ़े हैं ना? तो जैसे मान लीजिए ऐसा आ नहीं, गया, सर मुझे हाँ मैं आपको आपने जो क्वेश्चन अभी बताया था कि प्रियम्बल वाला जो भी आपने क्वेश्चन बताया था, मुझे उसी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करिए। अच्छा ओके ठीक है। देखिए फर्स्ट को मैंने ये बताया कि जो प्रियम्बल है ना वो हाँ। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, बेस मतलब आधार है, ठीक ना? ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है। सेकंड स्टेटमेंट ये दिया है कि प्रियम्बल जो है ना रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन उसने ऐसा बनाया है कि फर्स्ट और सेकंड राइट है और सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये बताइए क्या सही है, ये second वाला एक्सप्लेन करता है? दोनों ऑप्शन तो राइट है, बट एक्सप्लेन करता है या नहीं करता नहीं पता। हाँ यही तो मैं पूछ, दोनों राइट है इंडिविजुअली, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिंक है, तो मतलब थोड़ी कि उसका बेस है। इसका जानते क्या है? इसका आंसर तब होगा सही ना जब ये ऐसा बोलता है कि जो है ना कि जो प्रियम्बल जो है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को डिस्क्राइब करता है, उसके नेचर को, फिलोसफी को, है ना, पूरे उसको डिस्क्राइब करता है, तब ये सही हो जाएगा, तभी तो पूरा उसका बेस है। ओके, तो ये तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हाँ नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में प्रियम्बल का नाम दे दिया गया था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि प्रियम्बल में क्या है ना कि बहुत सारी चीजें बाद में ऐड की गई है ना, उसका ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, बहुत सारे वर्ड ऐड किए गए हैं बाद में। आपको पता है कि बाद में जो है ना इसमें क्या है ना कि आई थिंक अमेंडमेंट में हुआ है ना, आई थिंक 42nd अमेंडमेंट 1976 में। हाँ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिंक है, लेकिन वो पूरा वही नहीं है ना, उसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया है ना। क्योंकि वो अमेंडेड किया गया है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ दोनों राइट है इंडिविजुअली, लेकिन दोनों को वो फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये है। ओके, ठीक ना? हाँ तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना किसका गलत था, मतलब बताइए। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया जो ये वाला। अच्छा और मोनिका आपका? मेरा सही सही था। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जानते क्या है? दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल, राइट? होती है ना? तो अब देखिए, तो ये जो होता है ना, ये बताइए हम इसमें सबसे बेसिक क्या है कि हम किस बेस पे जो है ना इसको जो है ना हम अलग करें, बताइए। हम कैसे जानेंगे कि ये जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये है प्रेसिडेंशियल? आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना ये इंडिया ने लिया है ब्रिटिश से, और जो प्रेसिडेंशियल है ना ये है यूएसए में, है ना? तो अब बताना है कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या होगा, किस बेस पे डिफाइन करेंगे, बताइए। आप लोग बताइए कुछ। जो कार्यपालिका है वो विधायिका से बनती है। नहीं मतलब हाँ, जैसे कि इसमें डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, जैसे लेकिन कि बेसिक क्या है, किस बेस पे? नहीं प्राइम मिनिस्टर हेड होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और उसमें प्रेसिडेंट होता है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या है, ये जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, मतलब कि मोस्ट, इसका क्या है, मतलब वो क्लासिफिकेशन ये पूछ रहा है। हाँ यही तो नहीं बन पाया कि ऐसा कैसे मतलब तो को कैसे फिर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ, इसमें डिफरेंस जो है ना बहुत सारे हैं, पर क्या है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होता है ना, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, कार्यपालिका, है ना, ये जो है ना लेजिस्लेचर यानी विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल में जो है ना
स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, दोनों के बीच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पूरा अलग अलग होते हैं दोनों। एग्जीक्यूटिव अलग होगा और लेजिस्लेटर अलग होगा। तो ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए। तो यही क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, देखिए कि जो है ना व्हिच क्या पूछा है कि जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो समझ में आ गया ना, जी। है ना। बाकी आप लोग जो है इसके अंदर का पढ़ लीजिएगा, जो है जो जिसमें जानते क्या है, देखिए इनमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, आप लोग इसको जरूर पढ़ लिया करें। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। इसमें से किसी का सही था क्या? नहीं, मेरा गलत। हाँ, अब देखिए जानते क्या है, अब फैक्चुअल क्वेश्चन मैं देखिए अब आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई है, आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपको आता है, नहीं तो सीधे उसको स्किप कर देना है। बिना मतलब कि नेगेटिव मार्किंग क्यों करना है। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको आप तभी अटेम्प्ट करना जब जो है ना वो मतलब जो है वो बोले जो है ना कि ये फैक्चुअल है, ऐसा है। हाँ, तो ये है फिर तो। हाँ, तो इसका आंसर वैसे क्या होगा, ओनली 2 होगा। अब देखिए अब आप लोगों का काम क्या है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक काम करेंगे, इन तीनों को जो है ना आप लोग याद कर लेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ये तीनों के सारे हैं। हाँ, नहीं इसमें और भी सारे, मगर इन तीनों को खास तौर पर बोल रहा हूँ कि याद कर लेना है। हाँ, ये है, ठीक ना। अब चलते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्चुअल है। ये बताइए ये किसका सही था किसका गलत था, कोई डाउट है किसी को? मेरा गलत। मेरा भी गलत है। अच्छा, ये बताइए, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक ना। अब देखिए, हाँ मैं बताता हूँ पहले, देखिए बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो पहले ये बताइए कि फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए 2 टर्म होते हैं, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। होता है सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती है वो, और डिवीजन ऑफ पावर में कोई दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। अच्छा, ओके, आप बताइए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जैसे कि सेंट्रल को कुछ पावर और स्टेट को कुछ पावर, ऐसे करके करते हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज हैं। देखिए ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, ये बताता है कि जो है ना कि जो 3 ऑर्गन है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच जो है ना पावर का सेपरेशन होगा, ये बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर। ये बताइए क्या ये फेडरलिज्म है? अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का सेपरेशन है तो क्या ये फेडरलिज्म है? नहीं। क्यों नहीं है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? इसमें तो मतलब पावर डिवाइड की गई है ना। तो नहीं, तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता क्या है, आप लोग बताइए। जैसे सेंट्रल है, उसने स्टेट बना दिए और कुछ पावर ओके स्टेट को दे दी। ओके, और हाँ समझ गया। अब देखिए सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है ना, और एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक ना। तो देखिए ये सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडी है और ये लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। इन दोनों में जो है ना आपस में पावर का डिवीजन है, लेकिन सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी वाले को बोलते हैं फेडरलिज्म।
लेकिन इसको फेडरलिज्म नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, और इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। जो मैंने बता रहा था ना कि डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर उसको बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच पावर का डिवीजन होगा। और जो फेडरलिज्म होता है ना, ये होता है कि जो 3 है ना, सेंटर, स्टेट, लोकल, इन तीनों के बीच जो है ना पावर का जो डिवीजन होता है ना, इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। समझ में आ गया ओके। हम्म। हाँ, है ना? आप समझ में आए ना इंटरफेरेंस नहीं है क्या, मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। इसमें इंटरफेरेंस का कोई रोल नहीं है क्या? नहीं नहीं, फेडरलिज्म में इंटरफेरेंस का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट होता क्या है। अब देखिए अब जो फेडरलिज्म होता है ना, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिक फेडरलिज्म और एक होता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। हम्म, हाँ, सिमेट्रिक मतलब कि समान पावर, और असिमेट्रिक मतलब कि असमान पावर, अनइक्वल पावर, अनइक्वल मतलब कि कोई ज्यादा पावरफुल हो, कोई कम हो, मतलब पावर का डिवीजन दोनों में होगा, लेकिन इसमें सिमेट्रिक मतलब कि पावर का डिवीजन इक्वली होगा, और इसमें जो है ना पावर का डिवीजन अनइक्वल होगा, इसे बोलते हैं असिमेट्रिक। अब देखिए, अब इसको पढ़िए, द सेंटर अल्टरिंग द नेम एंड बाउंड्रिंग ऑफ द स्टेट। ये बताइए, सेंटर और स्टेट में ज्यादा पावरफुल कौन सा है? सेंटर। हाँ, तो ये क्या होगा? असिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा ना असिमेट्रिक। हाँ, अब सेकंड वाला देखिए, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। ये बताइए कि हर स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन है और अलग अलग जो है ना राज्यसभा में सीट है कि नहीं? जैसे यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी सीट जो है ज्यादा है राज्यसभा में, तो यानी इसमें भी असिमेट्रिक है कि नहीं? यस। हाँ, फिर ऐसे ही थर्ड वाला है, डिफरेंट फेडरल अरेंजमेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज कंपेयर टू स्टेट्स। अब देखिए, खुद बोल रहा है कि यूनियन टेरिटरी के पास अलग पावर होती है और स्टेट के पास अलग पावर होती है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? सही है, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अब समझ में आ गया असिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है? मतलब कि पावर का जो है ना अनइक्वल डिवीजन हो, उसे बोलते हैं असिमेट्रिक। जब पावर का सेम डिवीजन होगा ना, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। हेलो, जी। कोई डाउट है कि इसमें किसी को? ये थर्ड वाला हाँ। जो बोला है कि अलग संघीय व्यवस्था, हाँ ये हाँ, कैसे, ये वाला नहीं समझ में आया। देखिए, ये बताइए कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में दोनों को अलग अलग पावर मिलती कि नहीं मिलती है ना? तो देखो, इसको जो पावर दी जाएगी और इसको जो पावर दी जाएगी, दोनों अलग अलग रहेगी ना, और जहां पे अलग अलग हो जाएगी ना, वहीं पे असिमेट्रिक आ जाएगा। असिमेट्रिक मतलब ही होता है कि समान पावर ना देना, ये है। बस सिंपल से याद रखना है, बहुत सिंपल था वैसे यार, पर क्या है कि आप लोग साथ कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चले आगे। ओके। ओके, हाँ, तो अब जो है, हाँ, ये 5th वाला, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये किसका सही था और किसका गलत था? मेरा सही। मेरा भी सही है। अच्छा, ओके, नाइस। अब तो बताइए कि इसमें जो है ना, अब देखिए, ये अच्छा, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में समझा रहा था, कि ऐसा देता है, 2 स्टेटमेंट देगा, फिर बोलेगा कि ये फर्स्ट वाले सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, ये वही वाला है, और ये जो है ना यूपीएससी का फेवरेट बन गया है अब। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। हाँ, बहुत कंसेप्चुअल होता है, ये कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों ने सी लगाया होगा शायद, हाँ, सी लगाया होगा। देखिए, इसमें फर्स्ट वाला राइट है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ना 26 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कोई बताएगा? किया गया था। क्योंकि उस दिन, हाँ, अडॉप्ट किया गया था। ओके, नाइस। और फिर बताइए, सेकंड वाला गलत क्यों है? सेकंड वाला गलत क्यों है? हाँ। सेकंड वाला भी सही है। सेकंड वाला सही है। नहीं, वो तो प्रारूप समिति तो 47 में बनी थी ना। या स्टेटमेंट तो गलत है सारी। हाँ, क्यों गलत है? 26 नवंबर करो।
1949 में नहीं बनी थी वो, 1949 में तो कंप्लीट हुआ था। हाँ तो 47 में बनी थी ना। हाँ क्योंकि इस हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना इस ये तो बनी थी 47 वो 94। अब देखिए अब आप लोगों का काम क्या है कि इस डेट को लिख लेना है कहीं पे ताकि भूले ना। ठीक है ना, 1947 में बनी थी वो ड्राफ्टिंग चेयरमैन जो है इसमें, तो ये है। इससे ये भी गेस लगा सकते हैं ना कि संविधान बनने से पहले तो प्रारूप समिति बनना जरूरी है। हाँ नाइस, हाँ ये भी दिमाग यहाँ पे लगा सकते थे, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं। राइट यहाँ पे लगा सकते हैं, बराबर सही है। तो इस पे ये सही हो सकता है, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इसको सही किया। आगे चलते हैं। ये बताइए 6 नंबर जो है ना ये साथ सबको सही हो गया होगा, कोई डाउट है? नहीं। सही। अच्छा बताइए स्टेट और नेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टेट जो होता है वो पॉलिटिकल टेरिटरी होती है और नेशन में एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है, तो उसको नेशन बोल सकते हैं। अच्छा इंडिया एक नेशन है? इंडिया एक नेशनल स्टेट है क्या? नेशन हाँ स्टेट, है ना। इंडिया एक नेशन है? नेशन स्टेट। अच्छा नेशन स्टेट है। ये नेशन स्टेट क्या हो? देखिए अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक होम दे रहा हूँ। स्टेट नेशन और नेशन स्टेट, ये 4 टर्म होते हैं। मेरे को जो है ना अगले डिस्कशन में इन चारों में डिफरेंस बताना है आप लोगों को अच्छे से। नेशन और देखिए स्टेट नेशन और नेशन स्टेट, इन चारों में डिफरेंस, क्योंकि हो सकता है कि पैसे अगली बार यही पूछते हैं। हाँ तो ये मुझे जो है ना डिफरेंस चाहिए। अभी मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो, क्योंकि 50 क्वेश्चन है ना। बाकी 2 पता हो तो लास्ट के 2 निकाल सकते हैं ना, मतलब। हाँ निकाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री तो होगा नहीं है ना, स्टेट और नेशन में डाउट। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जो स्टेट होता है ना इसमें 4 चीज जरूरी है। एक तो पॉपुलेशन होना चाहिए जो हम लोग हैं, और एक जो है ना एक अच्छी टेरिटरी होना चाहिए मतलब कि एरिया, फिर एक गवर्नमेंट होना चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। स्टेट के लिए 4 चीज जरूरी है। और जो नेशन होता है ना, नेशन मेरी बेसिक, बात तो चारों है, तो इंडिया तो स्टेट हो गया। हाँ अब इंडिया, नेशन मतलब इंडिया आपको बता दूं इंडिया जो है ना एक नेशन नहीं है। अगर मैं लिटरली बताऊं तो इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया एक स्टेट है। अब नेशन क्यों नहीं है ये आप लोग जो है ना मेरे को अगले डिस्कशन में बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर को बताइए कि आप लोगों को क्या क्या था, इसमें कोई डाउट है? किया ही नहीं था ये वाला। अच्छा अब आप मोनिका? मैंने गेस करके किया था, गलत हो गया। अच्छा ये देखिए, आउट ऑफ सिलेबस था। नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्चुअली। ये चैप्टर बाहर आया था। हाँ देखिए ये एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ। देखिए ये देखिए लिखा भी तो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखे ना पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर 2, ये वहां से लिया गया है क्वेश्चन। देखिए तो देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। जानते क्या है हार्म प्रिंसिपल? ये होता है ना, इसका बी लगाया था। देखिए हार्म प्रिंसिपल ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ना बहुत सारी आज़ादी दी है, या ठीक ना। लेकिन ये बताइए अब हमको आज़ादी दी है, मान लीजिए कि हम जो है ना किसी से बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, हमको बात करने का अधिकार है, तो क्या लाइब्रेरी में अंदर घुस के हम बात करें? उसमें कुछ लिमिटेशन होना चाहिए ना कि भाई कब बात करें कब बात ना करें।
तो ये जो लिमिटेशन होती है ना, ये जो होती है रोक टोक है, इसी रोक टोक को बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। कि हम उतना इंजॉय करें जब दूसरों का नुकसान ना हो, बस इतना ही है, इसे बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग है। नहीं एक ही है वो एक्चुअली क्या है ना कि वो एकेडमिक लैंग्वेज में बोल रहा है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ना, वही है कि जो रोक टोक होती है ना वो होती है हार्म प्रिंसिपल। सिंपल सी बात ये। हाँ वो एकेडमिक लैंग्वेज में बोल रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन आपको समझा ही रहा हूँ ये होता है। फिर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर में कोई डाउट हो बताइए। 8 नंबर लगता है आप दोनों ने गलत कर दिया था, क्या है? नहीं, मैंने सही किया। अच्छा सही किया है। मेरा गलत। अच्छा देखिए, अब देखिए जानते क्या है, ये जो एक्ट है ना ये 1773 से स्टार्ट होता है, 1947 तक जाता है ना। और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन से एक्ट में क्या है ना भूल जाता है। तो देखिए मैंने आई थिंक एक वीडियो बनाया हुआ है एक्ट का, है ना। वो जो है ना आप लोग जो है ना वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। क्योंकि उसमें क्या है ना कि आई थिंक मैंने स्टोरी फॉर्मेट में बताया है। जैसे अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है ना कौन से एक्ट के अंदर दिया गया था इंडियन को, बताइए। 1861। अच्छा आप बताइए काजल। पता नहीं भैया। हाँ जानते क्या है, यही होता है एक्चुअली। तो उसमें क्या है ना, और ये बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए 3 चीज होती है, जानते क्या? एक होती है कि सबसे पहले इंडियन को तो क्या है ना कि अलाउ नहीं किया गया था कि आप जो है ना पार्लियामेंट में बैठ सकें, उनको अलाउड नहीं किया जाता था। तो बाद में अलाउड किया गया, मतलब आप सुन सकते हैं, जो डिस्कशन हो रहा है ना केवल आप सुनेंगे। फिर इसके बाद बोला गया कि नहीं, आप जो है ना पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मतलब कि डिस्कस भी कर सकते हैं। डिस्कस करने के बाद जो है ना आप जो है ना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये तो इन तीनों में अलग अलग किया गया था। अब हाँ, तो ये जो है ना 1861, 1892 और ये 1909 ये है। तो ये मैंने जो है ना प्रॉपर से अच्छे समझा रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हाँ, तो इसका आंसर वैसे सी है दोनों। ठीक है, मतलब ये फैक्चुअल है यार, इसमें कौन सा क्या प्रोविजन है ना, ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रहना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि मैंने कुछ टेक्निक्स बता रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक्ट से क्वेश्चन तय है आना, 1-2 तय है, ध्यान रखिएगा। और क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है लगता है। देखिए मैंने इसमें लिखा है 9th नंबर ब्लंडर मैंने लिखा है, किसी न किसी का गलत था। मेरा भी गलत है। हाँ वही ना, इसलिए मैंने ब्लंडर लिखा है। और जानते हैं ब्लंडर, ये जो थर्ड वाला है ना उसको ध्यान नहीं दिया था। अब जानते हैं ब्लंडर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये जो है ना बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था आप लोगों से। हाँ अब देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, जानते क्या, आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। देखिए उधर साइड। हाँ देखिए आप लोगों को जो है ना कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए उसे आप लोग गलत कहाँ किए थे इसमें बताइए, 9th में क्या लगाए थे? बताइए 9th में लगाए क्या थे, बताइए ना आप लोग। देखिए 1 और 4 1 और 4 अभी मैंने बी नहीं लगाया था, मैंने पता नहीं ए लगाया था। देखिए मैंने भी यही लगाया था। 1 और देखिए 4 6 शेड्यूल में केवल 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जानते क्या कहाँ कंफ्यूजन आता है, शेड्यूल 2 में और शेड्यूल 3 में। हेलो
हेलो। हाँ हाँ अच्छा, शेड्यूल 2 में और शेड्यूल 3 में डाउट ज़्यादा आता है। तो देखिए शेड्यूल 2 में जो है ना, अब इसमें जानते हैं उल्टा कर देता है एग्जामिनर कि इसमें जो है ना ओथ किसमें है, जो है ना वो शपथ दिलाते हैं, वो शपथ 2 में है कि 3 में है। अब देखिए देखिए अब इसमें जो है ना एक में जानते क्या है, एक में क्या है ना कि वो है मतलब क्या सैलरी वगैरह का मेंशन है, और एक में जो है ना ओथ है। तो अब बताइए, पहले लोगों को सैलरी मिलती है तभी तो खुश होते हैं ना, वो हाँ होते हैं ना। तो इसलिए क्या है ना कि आप आप ये याद रखिए कि जो शेड्यूल 2 में जो है ना सैलरी है, और शेड्यूल 3 में जो है ना ओथ है, शपथ है। तो ये चूंकि पहले लोगों को पैसा चाहिए, इसलिए जो है ना शेड्यूल 2 में रखा गया है। अभी बाद में उनकी शपथ होती है, इसलिए शेड्यूल 3 में रखा गया है। बस अगर आपको ये पता होता ना तो आप लोग इसका आंसर ला सकते थे। देखिए अब देखिए शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ है, यानी 2 तो राइट है। जब 2 राइट होगा तो 1 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। देख रहे हैं ना, आप 2 और 3 देख लीजिए, तो उसमें 2 और 3 में 1 तो राइट है, चूंकि नेम ऑफ द स्टेट है, तो 1 इन 2 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे आंसर आ रहा है। मुझे 1 पता था सही और 3 भी सही पता था। मैं 4 और 3 में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, जो है ना ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। अब देखिए कम से कम आपको लोगों को पता चल रहा है ना कि कहाँ पे गलती नहीं करनी है, मतलब कि अब कहाँ पे चीज़ें जो है ना आपको याद रखना है। तो याद करने वाली चीज़ें आगे चलते हैं अभी हम। ये देखिए 10 नंबर, 10 नंबर अच्छा ये, पेपर सॉल्व करते समय हाँ टाइम मैनेज की दिक्कत आती है। अगर अभी मैंने पढ़ा क्वेश्चन, मतलब फ्री माइंड से पढ़ा, तो मतलब मैंने आंसर निकाल लिया, लेकिन जब मैं पेपर दे रही थी तो इतना प्रेशर था कि मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई। हाँ। मेरा तो बहुत चीज़ें से बहुत गलत हुआ है। इसी प्रेशर को तो झेलना है ना। देखिए एग्जाम में भी इससे ज़्यादा प्रेशर होगा। सोचिए जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे तो कितना प्रेशर होगा। तो देखिए इससे तो आदमी मॉक टेस्ट करवाता है। देखिए मॉक टेस्ट क्यों होते हैं, इसीलिए होता है मॉक टेस्ट है कि ताकि उस प्रेशर को आप कोई बात नहीं, आप लोगों के अभी मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, देखना धीरे धीरे क्या है ना कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कोई कैसे टाइम मैनेज करें बताएं। कैसे टाइम मैनेज कर, देखिए फर्स्ट राउंड में क्या है ना कि आपको जो है ना केवल वो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है। हाँ सेकंड, इससे आपको फिर सेकंड राउंड में क्या है ना कि आपको जो डाउट है ना 2 ऑप्शन में उसको कीजिए, इससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है ना सोचिए कि अच्छा ये नहीं आ रहा, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो नहीं आता उसको छोड़िए और आगे बढ़ जाइए, ये करना है आपको। हाँ तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना ये जो है कि ये किसका सही था, कोई डाउट है इसमें? हाँ मुझे ऑप्शन 4 के बारे में नहीं पता था, गलत हो गया। देखिए अब ऑप्शन 4 के बारे में नहीं पता था ना, तब भी आप इसका आंसर ला सकते। जानते क्यों आंसर तब भी आ सकता था ना? देखिए ना कि फर्स्ट वाला तो प्योर गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि इंश्योर दैट ओनली पीपल विथ गुड मॉरल्स एंड वैल्यूज गवर्न द कंट्री। यार ऐसा थोड़ी है यार, गुड मॉरल्स, हाँ वो तो गलत है। और वैसे भी ओनली वर्ड आया है ना, तो ओनली वर्ड वाले क्या होते हैं जनरली गलत होते हैं। तो अगर आप 1 को हटा दे तो सीधे मेरा आंसर आ जाता है। देख लीजिए 2 3 4। अच्छा प्रोवाइड सेटअप बेसिक रूल्स फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन। हाँ तो ये बेसिक रूल तो देता तो है यार, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन होता है, बेसिक रूल्स मेंशन होते हैं। इसमें क्या है, आपको जनरल दिमाग लगाना था ना, तो ये आंसर आ सकता था। कोई बात नहीं, मतलब आपने इसको क्या समझ से, थोड़ी सोचना था इसमें है? हाँ थोड़ा सोचना था इसमें, तो आंसर जो है ना आपका आ जाता है। ऐसा है, समझ में आ रहा है ना? ओके ओके हाँ ठीक है। हाँ जी, मतलब इसमें क्या है ना कि देखिए ज़्यादा जानते क्या है, इसमें बस एग्जामिनर ये चेक कर रहा था ना कि आपको जो है ना ये वाला गलत है कि सही है। मतलब ये फर्स्ट वाले को हटाइए, सीधे आपका आंसर आ जा रहा है। क्योंकि चौथा बेसिक बोल रहे हैं कि बेसिक रूल्स है, ठीक है, बेसिक रूल्स हो गए ही। कोई डाउट है इसमें?
ठीक है, चलते हैं 11 नंबर पे। अच्छा, 11 नंबर में किसी को कोई डाउट है? ये सिटीजनशिप वाला है। नो। मोनिका, नहीं। सही है आप लोगों का ये? यस। हाँ 11 से। था ये क्वेश्चन। अच्छा, ओके गुड। तो आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। 12 नंबर। ये वाला गलत था। हाँ उसमें कंफ्यूज करने वाला था। अच्छा, क्यों गलत हुआ? क्या क्या डाउट है बताइए इसमें। स्वतंत्रता और समानता है ना, हाँ, जैसे कौन सी स्वतंत्रताएं दी हैं, कौन सी समानताएं दी हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ऐसा है। अब देखिए, मैं आप लोगों को जो है ना एक चीज बताता हूँ, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल नॉलेज की वजह से ही गलत हो रहे हैं हमारे। अच्छा नहीं ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है ना, 4 चीज आती है। एक होता है प्रियम्बल, दूसरा होता है फंडामेंटल राइट, तीसरा होता है डीपीएसपी, चौथा होता है क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल ड्यूटी। ये 4 चीज़ होती है, ठीक ना? जो प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल ये तो अपने कश्मीर का पूरा बेस है, ठीक ना? इसमें जो है ना, जो जस्टिस होता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, तीनों जस्टिस की बात करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं करता है। डीपीएसपी में फिर से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों जस्टिस की बात करता है। और फंडामेंटल ड्यूटी में इसमें भी तीनों की बात करता है। अब आप लोग मेरे को ये बता सकते हैं क्या कि फंडामेंटल राइट में जो है ना इकोनॉमिक जस्टिस की बात क्यों नहीं करता है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब वही जो हट गया था ना, जी और एफ 300 में डाल दिए। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, इसी वजह से हटाया गया था क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं करता फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा। राइट तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों ऐसा हटाया गया है, क्यों इसको हटाया गया है? जबकि डीपीएसपी में है अभी भी इकोनॉमिक है, प्रियम्बल में है भी अभी भी इकोनॉमिक जस्टिस है, लेकिन फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बन जाएगा तो जब अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो फिर उसी के, और जब लैंड सीलिंग हो रही थी तब के टाइम पे हटाया गया था, ताकि हम जो लैंड इक्वालिटी के लिए हटाया गया था ना, कि मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम, जो भी पुअर फार्मर्स थे। हाँ, आपका सही है, कुछ हद तक सही है, मतलब जो है ना, ठीक है। एक बार भैया फिर से मेरा क्वेश्चन बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए क्या है ना कि फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन डीपीएसपी में ऑलरेडी जो है ना इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, प्रियम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्यों क्यों हटाया गया है? फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल है और डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। मे बी दिस इज द रीजन। मतलब ठीक है, मतलब जस्टिसेबल है तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इसका मतलब क्या है जस्टिसेबल? मतलब कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तो उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर अभी भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी किसी की जैसे सड़क बन रही है, तो रोड अगर किसी के घर अगर आ रहा है उस उतने रेट, मतलब जितना भी उन्होंने एरिया फिक्स किया है उस एरिया में बनाएंगे, तो अगर वो जमीन ले रही है तो फिर उसके लिए जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरा राइट वायलेट हुआ है।
तो फिर डेवलपमेंट के लिए ये एक हाइडल होगा ना। हाँ सही है, आप थोड़ा सा लाइन पे हैं। देखिए ठीक है, आपको जानते हैं एक बड़ा रीजन क्या है कि अगर इकोनॉमिक जस्टिस को अगर फंडामेंटल राइट बना दिया गया ना, तो हर लोग जो है ना हाँ बोलेंगे कि भाई मैं गरीब क्यों, मेरे को पैसा चाहिए, जो मेरा राइट है पैसा मांगना। ये बताइए, अब सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है कि सबको जो है ना इक्वालिटी ला सके सबके लिए। हम्म। तो इसको जो है ना ठीक है। रोकने के लिए जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा ये बताइए कि क्या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ज़्यादा ज़्यादा सुपीरियर कौन है? सुपीरियर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में सुपीरियर? सुपीरियर तो डीपीएसपी है ना। डीपीएसपी है? नहीं, एक्चुअली ये गलत है। जानते क्या है, मिनेर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करो, कोई सुपीरियर नहीं, कोई वो बने नहीं है। मिनेर्वा जो मिल केस है ना, मिनेर्वा मिल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। हाँ लेकिन क्या है ना कि डीपीएसपी दो केस में फंडामेंटल राइट से आगे हो जाता है, आर्टिकल नंबर 39B और आर्टिकल नंबर 39C। अब ये दोनों आर्टिकल जो है ना क्यों क्यों फंडामेंटल राइट से बड़ा है ना, तो ये इसका जो रीजन है ना आप लोग मेरे को अगले वाले क्लास में बताएंगे, अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों डीपीएसपी जो है ना आर्टिकल नंबर 39B और 39C जो है ना फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है, इसका क्या रीज़न है। अब देखिए इसके लिए क्या है ना कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर मेरे पास वो वीडियो होगा ना, आई थिंक 4-5 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैंने उसको आई थिंक एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक ना, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए अब यूपीएससी का है ना बहुत बहुत डायनामिक हो गया है, तो अब वैसे क्वेश्चन पूछता है ना जहाँ पे उसको लगता है कि लोग यहाँ पे डाउट होंगे, तो इससे ध्यान कोई भी जो है ना आपको डाउट नहीं छोड़ना है, आपको हर चीज़ क्लियर करके रखना है। ये है। तो हाँ, तो अब देखिए, तो अब देखिए इसका आंसर जो है ना सी होगा। एक्चुअली क्या है ना कि जो एक देखिए लिबर्टी की बात नहीं करता प्रियम्बल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। यहाँ पे लिबर्टी बोल रहा है ना, इसलिए गलत है। अगर यहाँ पे बोलता ना कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस तब सही हो जाता है। लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी केवल थॉट्स की है, एक्सप्रेशन की है, फायद की है, बिलीव की है। आ गया समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि आपको प्रियम्बल को जो है ना अच्छे से रट लीजिए। प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल प्रियम्बल आपको रटा होना चाहिए कि कौन किसकी बात किया है, ध्यान रखिएगा। वही एक दो वर्ड चेंज कर दिया इसलिए गलत हो गया। हाँ, ये आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या क्या आता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? मेरा गलत है। अच्छा हाँ, आप क्या लगा? में सीटों का आरक्षण कर दिया गया था या फिर केवल मताधिकार वोट डालने का राइट दे दिया गया था? मतलब वोट देने का अधिकार बहुत कम दिया गया था ना, लिमिटेड था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। देखिए जानते क्या है, देखिए फर्स्ट, हाँ बोलिए। सीटों देना दोनों एक ही है। नहीं दोनों दिया, बता तो रहा हूँ। देखिए उनको जो है ना सीट कुछ रिजर्व भी की गई थी उनके लिए, और प्लस में क्या है ना कि उनको जो है ना वोट देने का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन लिमिटेड तरीके से दिया गया था, मतलब कि कुछ ही महिलाएं दे सकती हैं, सब नहीं, ऐसा था। ये है, ये एक्चुअली फैक्चुअल है। बता अब देखिए ये फिर से किसका क्वेश्चन है? एक्ट का। बताया ना एक्ट से क्वेश्चन आना तय है, इसलिए क्या है ना कि आप लोग जो है ना वो वाला जो लिंक भेजूंगा उसको आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। उसमें क्या है ना कि मैंने जो है ना कहानी के रूप में बताया है, शायद जो है ना अगर मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा कि जो है ना इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में आएगा और ये भूल ही जाएगा। आप कितना भी पढ़ेंगे भूल जाएगा जब तक कहानी के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो ये है, हम लोग चलते हैं आगे। 14 नंबर में कोई डाउट है क्या? बताइए। एक मिनट।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नहीं भैया कोई डाउट नहीं है इसमें। मोनिका आपको? 14। हाँ 14 नंबर। कोई डाउट है इसमें? आप डाउट नहीं है पर मेरा गलत है सर। अच्छा नहीं तो सही है। अच्छा तो अब मतलब आप लोग अच्छे से एनालिसिस नहीं किए इसका मतलब। देखिए अगली बार से क्या है ना, अगली बार से क्या है ना कि आप लोगों को जो है ना डिस्कशन से पहले आपको दो दो बार एनालिसिस करना है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत लग रहा है यार। मतलब जो है ना अगर आप लोग इतना टाइम लेंगे ना, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 1 घंटे में कंप्लीट कर देना है इसको। तो देखिए अगली बार से क्या है ना कि आप लोग जो है ना दो दो बार इसको जो है ना एनालिसिस करके आएंगे, पूरा जो है ना सोल्यूशन पढ़ के आएंगे इसका, पूरा एक एक चीज़ जो दिया है ना, ताकि जो है तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें क्या डाउट था मेरे को। अब देखिए आप जो है ना डाउट अगर बता नहीं पाएंगे तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को क्या डाउट है। अब ये डाउट तब पूछ पाएंगे ना जब आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन मतलब पढ़ के आएंगे, 2-3 बार इसको एनालिसिस करके आएंगे, तभी तो डाउट पूछ पाएंगे, है कि नहीं? हाँ कोई नहीं, अभी जो है ना हाँ इस पर डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी डाउट होगा तो आप लोग बाद में इसको पूछ सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं है। हाँ ये 15 नंबर, 15 नंबर। इसमें भी नहीं है। हाँ वैसे भी जो है ना ये फैक्चुअल है ना। अच्छा ये बताइए फंडामेंटल राइट कब जो है ना आया था उसमें इफेक्ट में? इफेक्ट में हाँ ये लिखा है ना कि 26 जनवरी को 1950। हाँ ये 26 जनवरी 1950 को आया था। बाकी ये जो तीनों है ना ये पहले ना गए थे। ये है, बस इतना आपको याद रखना था, ये याद करने वाली चीज़ है। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में कोई डाउट है? हाँ मतलब मेरा गलत है। अभी मैंने पढ़ा तो समझ में आएगी कहाँ पे गलती है। हाँ लास्ट टाइम जहाँ पे चेंज करने का स्कोप हो ना वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है माउंट बेटन प्लान, एक्चुअली ये कैबिनेट मिशन प्लान है। हाँ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर सकते थे वैसे यार। माउंटबेटन तो लास्ट में आए थे ना। हाँ हाँ वैसे भी अगर दिमाग लगाते तो अभी तब भी इसको आप हटा सकते थे कि माउंट बेटन नहीं होगा इसका आंसर। कोई नहीं, जहाँ मिस्टेक हो रही है ना आप उसको देखिए कि अगली बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ये भी फैक्चुअल है, पूरा याद करने वाली चीज़ है कि कॉन्सेप्ट में क्या था। ये 17 नंबर में कोई डाउट है? नो ये भी गलत था मेरा। मैंने ये जो सीरी के जो मेन प्रावधान थे उसका ये भूल गए थे, वो लिखा नहीं था सीधे सीधे तो confusion था। अच्छा ये पार्ट पूछ रहा कि कौन से पार्ट में क्या है, तो ये भी पूरा क्या है, पूरा फैक्चुअल है, ये याद करने वाली चीज़ है। मतलब देखिए यूपीएससी स्मार्ट हो गया है, वो चाहता है कि आपको जो है ना आपको याद भी होना चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हाँ तो ये जो है ना आप लोग इसको अगली बार ध्यान रख लीजिएगा कि पार्ट जो है ना याद करके जाइएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है ना ये आंसर उसके बी होगा, क्योंकि सेकंड वाला गलत है। इसमें पार्ट जो है ना 14 नहीं होगा, पार्ट क्या होगा, पार्ट 15 होगा। पार्ट 15 में जो है ना ये इलेक्शन वाला है। ये अब ये बताइए 18 नंबर। हाँ भैया 18 में डाउट है? अच्छा क्या डाउट है बताइए। मैंने 3 लगाया था, मेरा गलत हो गया। आप लगाए क्या थे? नहीं भैया सही है सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ क्लियर हो गया। मेरा गलत है। आप क्या लगाए थे? मैंने तो डी लगाया था। मैंने ए लगाया। हेड ऑफ नहीं स्टेट सी लगाया था। सी डी लगाए थे? डी मैंने सी लगाया था। अच्छा, सी। इसमें ये लिखा था निर्वाचित, तो मैंने
अरे यार राष्ट्रपति देखिए को माननीय देखिए, निर्वाचित थर्ड नहीं हो। थर्ड वाले को तो बिल्कुल हटा ही सकते थे यार। क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप। यार सिटीजनशिप का रिपब्लिक से क्या लिंक है यार, ये बताइए। सिटीजनशिप और नागरिकता और रिपब्लिक में क्या लिंक है? कोई लिंक है क्या? कोई लिंक नहीं है। तो आप थर्ड वाले को सीधे हटा सकते थे। सीधे आपका आंसर 1 और 2 तो वही जगह, चूंकि 1 तो बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा अच्छा, आप लोग ये बताइए, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या है बेसिक डिफरेंस है? रिपब्लिक और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है, ये पूछ रहा हूँ। बेसिक डिफरेंस, गणतंत्र और क्या है प्रजातंत्र में क्या डिफरेंस है? काजल? रिपब्लिक प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन। प्रजातंत्र, हाँ। और रिपब्लिक मतलब कोई शासक बैठता है, मतलब शासन करता है कोई। कोई नहीं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए देखिए, जो रिपब्लिक होता है ना, इसमें क्या है ना कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट होगा ना, वो इलेक्टेड होना चाहिए। यस, अपने यहाँ नॉमिनेटेड है। नहीं तो नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्शन भी तो होता है ना उसका यार, कहीं होता तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहले इलेक्शन होता है, इसके बाद नॉमिनेशन होता है ना। होता है ना। हाँ, पहले इलेक्शन होता है। हाँ हाँ, तो देखिए, तो हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड होगा ना, उसे बोलते हैं रिपब्लिक। और डेमोक्रेसी वो होता है ना कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा टर्म है, रिपब्लिक एक छोटा टर्म है। मतलब कि यदि मैं इसको ऐसा बोलूं कि देखिए कि ये है डेमोक्रेसी और इसके अंदर छोटा सा क्या है ना, ये है रिपब्लिक है। अच्छा बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक ना हो? डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक ना हो? हाँ, ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक ना हो? सकता है। कैसे और कौन है? कौन है तो नहीं पता भैया। ये यार, इंग्लैंड में जो राजा है उसका इलेक्शन होता है कि वो वहाँ मोनार्की है ना। मोनार्की है। हाँ, तो मतलब उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका बेटा फिर से राजा बन जाएगा। तो बताइए, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है? नहीं। अरे डेमोक्रेसी है यार। है सॉरी है। मतलब देखिए, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है और डेमोक्रेसी इंग्लैंड में भी है, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक है और इंग्लैंड में डेमोक्रेसी के साथ साथ मोनार्की है। ये ध्यान रखिएगा। आ गया समझ में अब? हाँ, तो मैं आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि इसकी चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये पूछा था ना रिपब्लिक के बारे में, तो इसका आंसर जो है ना ओनली 1 और 2 होगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 19 नंबर पे। इसमें बताइए, ये तो पूरा फैक्चुअल है। फिर से देखिए, एक्ट आ गया ना, पता ना एक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। ये किसका सही था? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मेरा गलत था, कंफ्यूजन था। हाँ, तो आप लोग जो है ना एक काम जरूर कर लीजिएगा। अब क्या जो मैंने बोला है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आज ही देख लीजिएगा, क्योंकि 8 से क्वेश्चन आप लोगों की बहुत गलत हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के मार्क्स इतने कम आए हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 20 नंबर में बताइए, ये भी पूरा फैक्चुअल है।
लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बताता हूँ टेक्निक इसमें। ये बताइए कि ये बताइए ये जो होता है अपना ये झंडा जिसको बोलते हैं फ्लैग है, फ्लैग, तो ये पहले फ्लैग आएगा कि पहले जो है ना ये अपना ये राष्ट्रगीत आएगा, क्या आएगा? पहले फ्लैग आएगा। है ना, बिना फ्लैग के राष्ट्रगीत कौन गाएगा, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अब तब भी देखिए आ जाएगा। पहले 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 राष्ट्र प्रतीक आएगा कि पहले क्या आएगा? देखिए पहले जो है ना एक फ्लैग आएगा, झंडा, झंडा आ गया तो लोग गीत गाएंगे, जब गीत गाएंगे तो उनको लगे कि चलो एक प्रतीक भी बना लेते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है ना इसका जो है 213 होगा आंसर, बी नंबर होगा। ये ध्यान रखिएगा आप कि पहले झंडा आएगा, झंडा को देख के लोग गीत गाएंगे, गीत करने के बाद क्या है ना कि उनका एक राष्ट्रीय प्रतीक होगा। वैसे अपना राष्ट्र प्रतीक क्या है बताइए? अशोक। अशोक राष्ट्र नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं यार। जो सही बोल रहे हैं वो भी क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यार? सही तो है आप लोगों का। हाँ, राष्ट्र अशोक चक्र है, सही है। ये समझ में आ गया ना कि कैसे याद रखना है? हाँ, तो अब ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी ये 21 वाला देखिए। ये इसमें कोई डाउट है? नहीं। हाँ, ये भी फैक्चुअल ही है, क्योंकि जो फ्रेटर्निटी है ना, भाईचारा, ये एक्चुअली ओरिजिनल में था। एक बोल रहा है कि कौन कौन से 76 से ऐड किया गया था, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 को ऐड किया गया था, फ्रेटर्निटी को नहीं ऐड किया गया था। ये भी पूरा फैक्चुअल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। काजल कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब चलते हैं 22 पे, है ना। तो 22 पे हाँ 22 पे चलते हैं। तो इसमें कोई डाउट है बताइए आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये वाला किया ही नहीं था मैंने तो। अच्छा, और मोनिका आप? मेरे गलत। अच्छा, ये आपका गलत है यार। मैंने ये पढ़ा नहीं था सही से। अच्छा, वैसे क्यों गलत है ये? मतलब इसका आंसर डी क्यों होगा ये बोल रहा हूँ मैं। आप लोग पढ़े होंगे ना, एक्सप्लेनेशन बताइए। आप ही बता दीजिए भैया। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में तो ये नहीं था, ये प्रीएम्बल में है। तो हाँ उद्देश्य प्रस्ताव आया हाँ, था, तो वही है एक्चुअली। जो डी वाला है ना, ये प्रीएम्बल में तो है, लेकिन जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था। मतलब काइंड ऑफ ये भी फैक्चुअल ही है, ये आपको याद रहना चाहिए। एक्चुअली जानते क्या एक क्वेश्चन कहाँ से उठा गया है? ये कोई क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए। हाँ, तो ये है, तो ये ऐसे क्वेश्चन देखिए यूपीएससी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 23 वाला, ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है यार। सही है मेरा। अच्छा, और आपका? मेरे गलत। अच्छा, आपने क्या कर दिया था इसका आंसर? 23 का मैंने सी किया। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट एंड 2 1 3 यार। अच्छा, सोवरेनिटी का यार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है ये बताइए। ये तो पता होगा ना कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है ना। अब देखिए, सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा। इंडिया चाहे तो जो है ना
अपने से डिसीजन ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं करेगा। 1947 के बाद जो है ना इंडिया पूरा सोवरेन कंट्री है। तो सही तो बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ना सेकंड वाला कि नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट। हाँ सही तो है सेकंड वाला। और थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर। हाँ सही तो बोल रहा है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास राइट मैटर है। फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ देखिए क्यों सोवरेन इंडिया है, क्योंकि जो इंडिया के पीपल जो है ना उनके पास सुप्रीम राइट है। देखिए सोवरेन का मतलब यही होता है कि हम पे कोई दबाव नहीं है। तो दबाव का मतलब क्या है कि हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में भी। तो एक्सप्लेन तो कर रहा है यार, थोड़ा सा अगर आराम से सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी अपने आप से। नहीं नहीं नहीं, इसमें तीनों समझ में आ गए, तो मुझे ऑप्शन चूज करना है, मुझे कंफ्यूजन ठीक है, ए या सी। नहीं जानते क्या है, जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ना दोनों एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, दोनों। ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे ना तो इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है ना। सोवरेनिटी मतलब यही होता है कि हम किसी दबाव में नहीं हैं, हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, हम पे किसी एक्सटर्नल पावर का कोई दबाव नहीं है। ये होता है सोवरेनिटी। तो ये है एक्चुअली, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, अगली बार से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं जो है ना फिर नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी। ये थोड़ा ज़रूरी है। 24 नंबर बताइए। 24 नंबर मेरा गलत है। मेरा भी गलत। नहीं मैंने अच्छा किया ही नहीं ये तो। अच्छा, केशवानंद भारती केस है ना, वैसे ये गलत होना नहीं चाहिए यार। मेरा देखिए नहीं गलत है, मैंने किया ही नहीं है। अच्छा देखिए ये भी क्या है ना, कौन कौन से, देखिए ये भी एक्चुअली फैक्चुअल ही है कि कौन से केस के अंदर क्या दिया गया। अब देखिए अब जो है ना ये जो है ना कि देखिए कुछ केस ऐसे हैं ना 10-15 केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल केस हो गया, है ना, मेनका गांधी केस हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे केस है जो आपको। अगर हाँ हाँ बोलिए। अगर 3 नंबर को देखते उसको एलिमिनेट करते तो आंसर आ जाता ना। कोई हाँ लास्ट में टाइम कम पड़ गया तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर। हाँ तो यही तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। हाँ 3 को हटा के सीधे आंसर देखिए आ सकता है, देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। क्यों नहीं हो सकता है अमेंडमेंट, अमेंडेड किया जा सकता है, बस क्या है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। हाँ तो आप डायरेक्ट इसके आंसर पे आंसर ला सकते थे, कोई बात नहीं, जो मिस्टेक हो रही है ना अगली बार सुधर जाएगा, है ना। 25 बना बताइए। 25 ये सही था मेरा। तो मेरा भी सही है। हाँ क्योंकि ब्यूरोक्रेट का मतलब ये होता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ना। हाँ गुड यार, आप लोग सही किए, मुझे अच्छा लगा, है ना। थैंक यू भैया। हाँ अब चलते हैं 26 नंबर पे। नहीं ध्यान क्या है, आप लोगों के अभी गलत हुए हैं ना, देखना 2-3 टेस्ट बाद क्या है ना कि आप लोगों को देखना अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ ये भी फर्स्ट टेस्ट था ना यार, तो फर्स्ट टेस्ट में क्या है ना कि जो है ना, हाँ जैसे अभी आप लोग बिगनर भी हैं यार, अभी जैसे आप लोगों को ज़्यादा वो टाइम भी नहीं हुआ है, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग सही है। जीवन का मतलब अभी तक का प्रिपरेशन का। हाँ वही ना, ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है यार, कोई बात नहीं, देखना आप लोगों की मार्क्स बढ़ेंगे। इतने टेस्ट इसलिए तो हैं इसमें, क्या है ना कि आप लोग जो है ना पूरा जो है ना अच्छे से एक एक सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 26 नंबर बताइए। 26 में गलत है, पर वो पढ़ लिया था तो कोई डाउट नहीं है। हाँ क्योंकि प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब ये होता है सेकुलर नेचर वाला है, ये भी एक काइंड ऑफ फैक्चुअल ही है। यस। हाँ तो ये है। अच्छा 27। 27 सही है। मुझे डाउट है। हाँ जी पूछिए। अच्छा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो सही है? देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स और लिंग्विस्टिक लाइंस। मतलब कि जो 1956 का जो एक्ट था ना वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट फॉर्मेशन की बात करता है, लैंग्वेज की बेस पर स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। अब सेकंड वाला पढ़िए। फैज अली कमीशन ब्रॉडली एक्सेप्टेड
लैंग्वेज एज बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। सही तो बोल, देखिए यहाँ भी लैंग्वेज की बात किया है, यहाँ भी लैंग्वेज की बात किया है, यानी सेटिस्फाई कर तो रहा है यार। देखिए जब दोनों की समान लैंग्वेज की बात करते हैं ना, बोल रहा है कि क्यों ऐसा है। आप सेकंड वाले से क्वेश्चन पूछिए ना, क्योंकि फैज अली कमीशन जो है ना लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है कि आप जो है ना रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, तो तभी तो ऐसा किया गया है ना कि 1956 वाला एक्ट ला गया है। तो ऐसा है। देखिए यदि आपको इन क्वेश्चन को सही करना है ना, तो आप लोग एक तरीका फॉलो कीजिए। पहले सेकंड वाले को पढ़िए। क्या पढ़ना है आपको? पहले सेकंड वाले को पढ़ना है, फिर सेकंड वाले को पढ़ने के बाद आप इससे क्वेश्चन पूछिए कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपको आंसर मिल रहा है यस, तब उसको आगे जाइए। ऐसे इसका थर्ड वाला भी तो है, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। देख लीजिए, आंध्रा का भी लिंग्विस्टिक लाइन पे है। तो देखो ये दोनों लैंग्वेज की बात कर रहा है, अब फर्स्ट वाला भी लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका आंसर जो है ना ओनली वन होगा। समझ में आ गया ना? ऐसे हाँ, जो आंध्रा है ना, आंध्रा जो सेपरेट हुआ था ना, उसी के बेस पर हुआ था। हाँ अच्छा, फर्स्ट स्टेट है ना ये। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये आंध्रा किससे सेपरेट हुआ था बताइए तो? कौन से स्टेट से सेपरेट हुआ था आंध्रा? मद्रास प्रेसिडेंसी। हाँ, मद्रास से। उसे मद्रास मतलब तमिलनाडु। हाँ भाई, मैं तमिलनाडु बोलने वाली थी। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है। तो अब आगे चलते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर को बताइए आप लोगों के सही है कि गलत है? सही है मेरा गलत। यार। मेरा सही है। इसको आप क्यों गलत किए बताइए आप? इसमें आप आंसर क्या लगाए थे? आंसर सही लगाया था मैंने, फिल करने में दिक्कत आ गई, मतलब कंफ्यूज हो गया। इक्वल टू वन सिटीजन ऑफ द कंट्री नॉन एलिजिबल। हाँ, सही तो बोल रहा है यार कि कोई जो है ना कानून से ऊपर नहीं, कहते हैं ना, कोई कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून सब पे अप्लाई होगा। वही तो बोल रहा है यार, आल फर्स्ट वाला। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है यार। आगे चलते हैं। 29 नंबर, 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर। अच्छा गलत क्यों है बताइए? सेकंड वाला, सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? कोई बताएगा मेरे को? सेकंड गलत है क्योंकि जब बनी थी मंत्रिमंडल तो उसमें बहुत से मतलब मुस्लिम भी तो थे ना उसमें मंत्री, और शायद उस टाइम पे लीड भी कर रहे थे माउंटबेटन। हाँ, नहीं तो 29 पूछ रहा हूँ ना, आप कौन सा वाला बता रहे हैं? 29 ही। अच्छा तो 29 का सेकंड क्यों गलत है ना? सॉवरेन नहीं थी। हाँ, नहीं जानते क्या है, देखिए इसके नाम में ही लिखा है इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि जो अभी कुछ टाइम के लिए बनाई गई है, परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट नहीं होगी वो सोवरेन कैसे होगी? लिखा है ना सोवरेन बॉडी के तौर पर काम कर रही थी। बिल्कुल गलत है, इस बेस पे गलत है। मतलब यहाँ तक सही है 1946 तक, जवाहरलाल नेहरू 1946 तक। ये जो आगे लिखा है ना कि फंक्शन एज ए सोवरेन बॉडी, इस कारण से गलत है ये। क्योंकि इंटरिम है ना, इंटरिम मतलब कि जो जो अभी जो है ना कुछ जो है ना टेम्पररी टाइम के लिए बनाई गई है, टेम्पररी टाइम के लिए होता है इंटरिम गवर्नमेंट है। तो वो सोवरेन कैसे हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो इसका आंसर आ जाता है। कोई नहीं, मतलब आपको हर वर्ड पे ध्यान देना है, हर वर्ड पे ध्यान देना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, मतलब तभी आंसर आएंगे। क्योंकि देखिए गेम खेलते हैं यूपीएससी वाले, आपको हर चीज़ में फंसाने का ट्राई करते हैं। आगे चलें। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। 30 सही है मेरा। सही होना भी चाहिए यार, सही होना भी चाहिए।
ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। गलत नहीं पर एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब जानते क्या होता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलता है? कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब सब अच्छी अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना। और तीनों अच्छी चीज़ है, जी ऐसा है। ओके। हम्म अब बताइए 31 नंबर। 31 गलत हो गया। अच्छा, which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? अब देखिए, ये बताइए, कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कमिटेड जुडिशरी, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं। कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि जुडिशरी जो है ना, किसी के इशारे पे काम करेगी, किसी के कहने पे काम करेगी। अरे बताइए, अगर किसी के कहने पे काम करेगी जुडिशरी, तो फिर अच्छा डिसीजन कैसे दे पाएगी? जी तो इसलिए वन तो होगा नहीं। अब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा तो लोगों के पास लिबर्टी कैसे होगी? ये बोल रहा है लिबर्टी, हाँ तो यानी बी भी नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट इलेक्टेड है, इसकी क्या गारंटी है कि लोगों के पास लिबर्टी होगी ही होगी? ऐसे तो चाइना में भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो चाइना में भी होता है, लेकिन वहाँ वहाँ के लोगों के पास जो है ना लिबर्टी नहीं है। तो इसलिए जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, ये सबसे वैलिड रीजन है। ओके। हाँ, देखिए जानते क्या है, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाए ना, वहाँ पे आप लोग एक काम किया करें। काम ये किया करें कि जो चीज़ें गलत है ना, पहले उसको हटा दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है। ये तरीका फॉलो कीजिए ना। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना बेस्ट है, तो अब देखिए इसको हटाइए, कमिटेड जुडिशरी नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन? फिर डी होगा, डी तो होगा ही होगा फिर, ऐसा। ओके। तो एक तरीका होता है। आगे चले ना। जी हाँ 32 नंबर, ये भी पूरा फैक्चुअल है यार। आता है तो आता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बोल रहा है कि कौन सा मेंबर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर था, तो ये तो फैक्चुअल है, याद रखना पड़ेगा। ये चारों मेंबर थे एक्चुअली, आप इसको याद रख लीजिए। मोनिका, हाँ हाँ जी, इसको याद कर लीजिए, चारों में। सरोजिनी नायडू नायडू सबको पता है, सुचेता कृपलानी सबको पता है, विजया लक्ष्मी पंडित सबको ये भी पर ये थोड़ा नया नाम है, दुर्गाबाई देशमुख, तो इसको भी याद रख लीजिए। तो ये चारों जो है ना इसके मेंबर थे। मतलब देखिए, कहाँ पे आपको याद रखना है, अब कहाँ पे आपको कंसेप्ट ध्यान देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए जो है ना इसको याद कर लीजिए। ये चलते हैं 33 नंबर पे। 33 बताइए किसका? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बताइए। सही है मेरा। मेरा गलत। अच्छा गलत हुआ। क्या पूछ रहा है कि कौन सा लॉजिकल वैलिड रीज़न है? अच्छा देखिए, ये दो चीज़ होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है पार्लियामेंट। और मैंने आपको क्या बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन हैं, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। और लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। तो अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना आता है पार्लियामेंट? जी हाँ, तो फिर क्यों सही, फिर सी ना होगा। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड डिफाइंस इट्स पावर एंड लिमिटेशंस। अब मोनिका, आपका इसमें क्या लगाए थे आप? कंफ्यूज करने वाले थे। अच्छा, हाँ आप क्या लगाए थे इसमें? लगाए क्या थे? यही लगाया था मैंने। मुझे अप्रूव्ड बाय द नेशनल रेफरेंडम सुप्रीम अथॉरिटी है। नहीं तो ये बताइए, नहीं ए भी सही है, पर ये बताइए उसमें पार्लियामेंट से क्या लिंक है, ये बताइए। पार्लियामेंट से लिंक होना चाहिए ना। और उसी बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट करता है कि कैसे पार्लियामेंट का, चूंकि ये बोल रहा है ना कि पार्लियामेंट से बड़ा क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, तो बड़ा है चूंकि सी वाला बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये खुद बताता है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म हुई है। मतलब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है यार, थोड़ा ध्यान रखिएगा अगली बार से।
चलते हैं 34 पे। 34 वाला बताइए। फिर हुई भी गलत। ये इसका फर्स्ट मुझे कंफ्यूज हो गया था, याद ही नहीं आ रहा कि उसमें विशेष तो एक अच्छा, मेरा बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी ना चाहिए यार, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है। अच्छा, ये मेजोरिटी वाला भी आप लोगों को डाउट है क्या? मेजोरिटी वाला भी मैंने जो है ना एक वीडियो आई थिंक मैं देखता हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों को मेजोरिटी वाले में डाउट आ रहा है, आप लोगों को एक्ट वाले में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो है ना, जैसे आप लोगों को जो है ना स्टेट नेशन में थोड़ा डाउट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना आप लोग एक एक करके क्लियर करते चलिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा ये सब क्लियर करने का। ये समझ लीजिए आप लोग कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, ये दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी आपको चल रहा है जनवरी में ना, अभी अभी सारे सब्जेक्ट चलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, कहाँ से टाइम मिलेगा? इसलिए कह रहे हैं सब अभी से क्लियर करते चलिए बिल्कुल अच्छे से है। तो जो मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा ना, आप उसको ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल आप लोगों का फिर से टेस्ट है ये। कल से मेरा कॉलेज का एग्जाम कंप्लीट हो गया। कितने बजे से है? 1 बजे से 4 बजे तक। हाँ, तो टेस्ट दे सकते हैं आप 1 घंटे। हाँ, पर कॉलेज का भी पढ़ना पड़ेगा तो। हाँ, नहीं तो जानते क्या, देखिए तो आप जो है ना आप टेस्ट दे लेना, भले पढ़ाई ना करना है, क्योंकि देखिए टेस्ट देना तो कंपलसरी है ना, मतलब कि हाँ, मतलब कि आपको यहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं है, कॉलेज के एग्जाम है, तो कोई बात नहीं आप है ना, लेकिन आप टेस्ट जरूर देना। क्योंकि देखिए जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, अगर आप इस टेक्निक से भी टेस्ट लगाएंगे ना, तब भी जो है ना आपके मार्क्स जो है ना आज से ज़्यादा आएंगे। जो आपके आज नंबर आए ना, कल आज से तो ज़्यादा ही आएंगे, ऐसा है। 35 नंबर बताइए। ये सही। सही है, हाँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात कर रहा था ना, ये बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन को बात कर रहा था। देखिए देखिए ये भी क्या आ गया, एक्ट आ गया, देख रहे हैं ना, ये भी देखिए एक्ट पूछ रहा है। तो क्या है ना कि एक्ट से देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या है ना कि आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है यार। 36 नंबर बताइए, 36। ये भी सही। मैंने नहीं किया। ए यार, इसको अभी अभी मैंने बताया था ना, सुपरमेसी ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट, मैंने क्या बोला, बैलेंस। अब देखिए, अब थर्ड वाले को हटा देंगे, सीधे देखिए आंसर आ जाता है आपका 1 2 4। देख रहे हैं ना, मतलब कंसेप्ट पूछ रहा है यार, कोई बात नहीं, जो है ना आ जाएगा। फिर चलते हैं 37 में। 37 बताइए। 37 गलत हो ये भी गया, सही। नहीं पता था मुझे। जानते क्या है, देखिए जानते काजल, देखिए जब जब कोई डाटा हो ना, और वो डाटा आपको नहीं पता है ना, तो आप उसको हमेशा गलत कर दिया करें, वो डाटा गलत ही होगा, ऐसा मान के चलिए आप। देखिए इसमें एक चीज बोल रहा है थर्ड वाले में कि द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो, हाँ, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा वो ये नहीं, ये मोनिका साइड हो रहा शायद, वो लाइब्रेरी में है ना, इसलिए। हेलो, डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप हाँ थोड़ा सा कहीं चले, मतलब कोई ऐसी जगह चले जाए ना जहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब कम हो, मतलब अच्छा आप लाइब्रेरी में होंगे ना। आप म्यूट कर लीजिए, जब बोलो तभी ऑन करिए तो डिस्टर्ब कम होगा। हाँ ये भी है, आप म्यूट कर सकते हैं अपना वो। हाँ जी, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो, अब देखिए ये क्वेश्चन जनरली पूछता है यार कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना,
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब इसके लिए क्या है ना, मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो आई थिंक 15-20 चीज़ें हैं जो मैंने एक साथ लिख के बना रखी है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना, आपको कभी डाउट नहीं होगी कौन कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कौन कौन सी चीज़ नहीं है। उसी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक ना। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बाकी ये तो फिर ठीक है। बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं 38। ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। ये बताइए किसका सही था किसका गलत था। ये मेरा गलत था। और ये मेरा सही। अच्छा आपका सही था। हाँ, अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो सेकंड है ना, सेकंड वाले का ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये ब्रिटिश से लिया है। और है ना, और बाय कैमरलिज्म जो है ना, इसका जो है ना ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाय कैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, और ये क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ स्टेट। तो ये तो फेडरलिज्म हो गया, सेंटर ऑफ स्टेट। तो ये तो नहीं होगा, तो यानी थर्ड भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ओनली इसका ए होगा। समझ में आ गया ना। अब बाकी इधर पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऐसा है। चलते हैं 39 पे। 39 में बताइए किसका सही किसका गलत है, कोई डाउट है। सही है। मेरा भी सही है ना, हाँ सही है, गुड। ये आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा, गुड। और 40 नंबर 40 गलत हो गया। सिटीजनशिप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या। देखिए क्लियर है, वो पढ़ लिया था तो क्लियर हो गया था। अच्छा क्लियर हो गया ना। हाँ मतलब क्या है ना कि यदि कोई आदमी 2 साल तक जेल में है ना विद इन 5 ईयर्स, तो जो है ना उसकी जो सिटीजनशिप है ना क्या हो जाती है, चली जाती है। यस। ये ध्यान रखिएगा आप, ये भी काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। इसके चलते 41। अच्छा बी नंबर। हाँ हाँ हाँ, किसी का बी नंबर वो गलत होगा क्या। A person automatically lose their Indian citizenship when he is in the citizenship voluntarily during the time of war involving India, है ना। अच्छा इसका आंसर बी। वही इसीलिए मिस्टेक मैंने कर दी, समझ में। अच्छा क्यों गलत है बताइए। ये सही है बी वाला। नहीं मतलब नहीं कर सकते ना, अगर युद्ध चल रहा हो और हम अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, युद्ध के टाइम में क्यों छोड़ेंगे, युद्ध के टाइम में क्यों छोड़ेंगे। वही ना, क्योंकि उसमें जरूरत है ना। हाँ। अब बताइए 41 नंबर। 41 में गलत हो नहीं किया। 41 मैंने भी नहीं किया था यार। ये अच्छा क्वेश्चन था यार। देखिए ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना एक सुपीरियर अच्छी चीज़ है। मतलब क्यों अच्छी चीज़ है, क्यों जानते क्यों। इसमें एक पढ़ा लिखा और एक ना पढ़ा लिखा आदमी, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, दोनों जो है ना प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए तो फर्स्ट तो बोल तो रहा है यार कि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ देखिए ये बताइए मोदी कितने पढ़े लिखे हैं। नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखिए आज गवर्नमेंट के हेड है कि नहीं, है ना। और देखिए मनमोहन सिंह कितने पढ़े लिखे थे। तो वही ना, इसमें पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, गरीब आदमी अमीर आदमी सब जो है ना गवर्नमेंट बना सकते हैं। यही डेमोक्रेसी की विशेषता है। इसलिए इसका आंसर जो है ना ओनली 1 होगा। समझ में आ गया ना। देखिए जहाँ पे आप लोगों को डाउट हो ना, आप लोग थोड़ा सा क्या है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सोचा करें एग्जाम देते समय कि अच्छा ऐसा क्या प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ऐसा दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप याद आ जाएगा। हाँ अब बताइए 42। फिर देखिए एक्ट आ गया है। बताया ना एक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये किसका सही था। एक्ट मेरे सारे गलत। हाँ तो वो जो है ना, वो वीडियो जो है ना आप दोनों को देखना है। मैं आपको भेज दूंगा।
पेपर हो गया, गलत थी। हाँ, वो जो है ना क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं आप लोगों को अलग से भी समझा भी दूंगा किसी दिन। 10 मिनट लगेगा, पूरा एक समझा दूंगा शॉर्ट में किसको कैसे याद करना है, क्रम से, ऑर्डर से। फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए ये भी बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कमेटी कौन से चेयरपर्सन पूछ रहा है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा जो भी इसका आंसर है। तो चूंकि पूरा फैक्चुअल है, इसमें क्या ही समझाना है। ठीक ना। 44 बताइए। गलत। गलत हो गया आपका। सही है मेरा। हाँ, इसमें जानते केवल एक चीज याद रखना है कि स्टेट की बात को पार्लियामेंट जो है ना बाध्य नहीं है कि उसकी बात माने या ना माने। चाहे तो पार्लियामेंट मना कर सकता है। ठीक ना, बस यही याद रखना है। तो वही तो सीधे आंसर आ जाएगा, बी नंबर होगा इसका। 2 और 3 होगा, क्योंकि देखिए बोल रहा है ना कि स्टेट पार्लियामेंट के पास जो है ना कंपलसरी है। ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा नहीं है ना। हाँ। तो वो है, पार्लियामेंट चाहे तो अपोज कर सकता है ना। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि अ बिल ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है ना इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या नहीं। मोनिका? नहीं नहीं। हाँ ठीक है। अब 45 ये देखिए आ गया, इकोनॉमिक जस्टिस। बताया था ना मैंने कि जो इकोनॉमिक जस्टिस होता है ना फंडामेंटल राइट में नहीं है, डीपीएसपी में और प्रियम्बल में है। वही है। ये किसका सही था? मेरा सही था। अच्छा सही था, नाइस। और मोनिका आपका? मेरा भी सही। अच्छा नाइस। हाँ, ध्यान रखना इकोनॉमिक वाला जो है ना ये फंडामेंटल राइट में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए हटाया गया है। सही है पर हाँ हाँ बोलिए। सही हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पता था मुझे। नहीं तो आप पता हो गया। पता है तब पता चला। हाँ हाँ ठीक है, नाइस, ओके। मैंने तो एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा ये गलत हो गया था, तो इसीलिए इस बार सही हो गया। हाँ नहीं, यही तो सीखना है ना कि जो पिछले टेस्ट में जो गलत हुए हैं वो गलती अब नहीं करना है दोबारा, है ना। अब बताइए 46 वाला बताइए, ये भी पूरा फैक्चुअल है यार। किया ही नहीं था। हाँ बताया ना, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है ना ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट, जैसे मिनरवा मिल केस हो गया, बेरूबाई केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, LIC ऑफ इंडिया केस हो गया, आप इसको याद कर लीजिए। ये आएगा एक क्वेश्चन तो आना तय है 100 में से, UPSC पूछता है। इसको याद कर लीजिए आप। 47 वाला देखिए ये भी पूरा फैक्चुअल है। हाँ, अब देखिए यदि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो आप छोड़ दीजिए। क्या मतलब रिस्क लेने से, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? उसमें trick ना, वो अगर आपने वो वाली जो आपने बताई हुई थी व्हाट्सएप, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, ऑड वन आउट इवन आउट वाला। अच्छा, या वही से मैंने अप्लाई कर दिया तो नहीं बन रहा था, तो गलत ही हो गया। नहीं तो जानते हो उसको तब अप्लाई करना है जब आपको उसमें से कोई एक तो पता होना चाहिए ना। आपको इसमें कोई पता था क्या? कोई नहीं पता था ना। हाँ तो फिर इसको छोड़ ही दीजिए। देखिए जब 4 ऑप्शन में से कम एक पता हो तब अप्लाई। देखिए एलिमिनेशन तब यूज करना है जब आपको 4 में से कोई 1 या 2 पता हो, तभी ध्यान रखना एलिमिनेशन यूज करना है, नहीं तो एलिमिनेशन यूज नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा उसका। ध्यान रखना, इसीलिए कहना है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई है। अब 48 बताइए, 48 का। 48 गलत है। सही है। अच्छा, आप काजल इसको क्यों गलत किए, क्या इसमें दिक्कत है बताइए? सेकुलरिज्म मैंने इसमें B कर दिया था 2 और 3। नहीं तो वही तो सही है। म्यूचुअली में डाउट हो गया था मुझे। देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि स्टेट और रिलीजन जो है ना पूरा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, चलता है इंटरफेरेंस। ये जो है ना USA में ऐसा है, तो 1 तो नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा तो 1 और D चला गया। USA या फ्रांस?
हाँ हाँ, यूएसए फ्रांस है। और चौथा भी नहीं होगा क्योंकि बोला कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। यार रिलीजन रिलीजन के बेस पे क्यों करेगा यार, रिलीजन के बेस पे नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ मुझे पहला वाला नहीं पता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि अलग अलग। मतलब पूरा अलग अलग, पूरा पूरा अलग अलग है। तो पूरा अलग अलग नहीं है ना, थोड़ा बहुत जो है ना इंटरफेरेंस चलता है। ये है। आप बताइए 14। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? 15 बड़ा है। 15 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा? बड़ा मतलब स्कोप है, किस स्कोप से बड़ा? है, स्कोप है। सबसे ज्यादा स्कोप किसका है? मतलब दृष्टिकोण, मतलब सबसे ज्यादा जो है ना कौन चीजें इंक्लूड करता है? हम्म 14 है। और सबसे छोटा? छोटा 15। 15 है। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये बताइए आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। हाँ, दो चीज बात करता है ना, इसमें कोई कंडीशन उसने नहीं लगाया है, ठीक ना। और आर्टिकल 15 क्या बात करता है कि 5 चीज के बेस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है ना। और आर्टिकल 16 क्या बात करता है? दो चीज ऐड कर देता है। कौन कौन सी? एक होता है डिसेंट और एक होता है वो रेजिडेंस। ये दो चीज ऐड कर देता है। ये बताइए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सब लोग आ सकते हैं, है ना। और इसमें जो है ना पांच पांच के बेस पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसमें ये 5 लोग नहीं आ सकते हैं। और इसमें जो है ना 7 के बेस पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसमें 7 लोग नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ा कौन होगा फिर? 14। हाँ, 14, 15, 16। सबसे छोटा 16 होगा। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये किसी टेस्ट सीरीज ने पूछा था, धारण कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा बनाऊं उसको कि ये हो गया 14, ये हो गया 15 और 15 के अंदर आएगा 16। ये हाँ जी, दिख गया ना। 14 सबसे बड़ा, फिर 15, फिर 16 उसके अंदर। तो आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं साथ काम आएगा। फिर चलते हैं बताइए 49 नंबर क्या था आप लोगों का? 49 सही है। हाँ हाँ, सही है, बढ़िया, इजी सही होना भी चाहिए यार इसमें। बेसिक क्वेश्चन देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब जुडिशरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है? यूएसए में है। और पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है? ब्रिटेन में। बस ये ध्यान रखिएगा, तो आपसे कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। मोनिका, कोई डाउट है? हेलो हेलो। नहीं है, नहीं। अच्छा, नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, 50 नंबर में। तो बताइए 50 नंबर जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार, बड़ा मजे का क्वेश्चन था। बताइए क्या हुआ इसमें? किया ही नहीं। मेरा गलत। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बहुत ज़रूरी है, जानते क्या है, दो चीज़ होती है। मान लीजिए ये इंडिया है, और इंडिया के जितने लोग हैं ना, मान लीजिए किसी कारणवश जाते हैं, मान लीजिए अमेरिका, है ना, तो ये बताइए इनको क्या बोलेंगे? एनआरआई। तो फिर ओसीआई किसको बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वो जो कि 26 जनवरी 1950 से इंडिया के सिटीजन होने के लिए एलिजिबल थे, या कि फिर उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के रेजिडेंट रहे, परमानेंट रेजिडेंट रहे हैं, तो वो लोग होते हैं। और मतलब वो उनके मतलब जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, तो वो कहलाते हैं OCIs। हाँ, मतलब कि अभी करेंटली जो है ना वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, हाँ लेकिन 1950 के टाइम में वो एलिजिबल थे, हाँ या फिर उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना इंडिया के सिटीजन थे। लेकिन जो NRI है ना वो अभी भी इंडिया के सिटीजन है। हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। NRI खुद इंडिया के सिटीजन है अभी भी, लेकिन OCI वाले इंडिया के सिटीजन नहीं है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, भैया क्या क्या बोल रहे हैं? OCIs एलिजिबल है क्या नहीं, इंडिया के सिटीजन हाँ बनने के लिए? हाँ एलिजिबल है, तभी तो बोला जा रहा है ना कि वो बस वो चाहे तो एक्वायर कर सकते हैं, जो कंडीशन दी हुई है ना उस कंडीशन के बेस पर जो है ना वो एक्वायर कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसमें कुछ चीज ध्यान रखिए। अगर इंडिया का NRI बनना है ना तो आपको कम से कम जो है ना 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, 182 दिन। लेकिन OCI के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहे रहें या ना रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यही इसने पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसने देखिए यही पूछा है कि NRI डू नॉट रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। एक्चुअली गलत है, ये OCI के लिए है, NRI के लिए नहीं है, इसने उल्टा कर दिया है, ठीक ना। दूसरी कंडीशन, जो NRI जो है ना, NRI ये जो है ना वोट कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन OCI वाले वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिटीजन नहीं है। समझ में आ गया ना? देखिए जब OCI वाले सिटीजन ही नहीं है तो वोट कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, और फिर थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि जो NRI जो है ना वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो जहाँ किसान खेती करते हैं ना उस खेती को NRI और OCI दोनों खरीद नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, दोनों खरीद नहीं सकते उसको ना NRI, क्योंकि यार खेती अगर खरीद लेंगे यार तो फिर यार किसान, क्योंकि इंडिया जो है ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या होगा फिर इंडिया में, इसलिए कह रहे हैं कि उसके जो है उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए अब ध्यान रखिए कंसेप्ट, तो ये ऐसा था, तो इस समझ में आ गया ना। तो अब देखिए जो है ना, तो हम लोगों ने जो है ना पूरा जो है ना ये फोरम है इसका जो है ना ये फर्स्ट